ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसमें बहुत फंडामेंटल अभी हम लोग लेक्चर 1 आज कवर करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग लेक्चर 1 2 3 सारे को 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बेसिकली ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब चार्ज जो है इधर रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है ना। सो इसमें हम लोग दोनों को डील करते हैं, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट एज वेल एज चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में आता है तो उस पार्टिकुलर चैप्टर का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका जो ब्रॉडर पार्ट है क्लास 12th में जब आप लोग आइएगा तो आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे हम लोग चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट चैप्टर में आप आइएगा तो जहां पे चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट, और उसके इफेक्ट के बारे में जो पढ़िए जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे, है ना, इस चैप्टर में अभी हम लोग चार्ज इन मोशन के बारे में ज्यादा डील करने वाले, लेकिन सबसे पहले, है ना, चार्ज हम लोग समझें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट और इन मोशन। ओके, सो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि चार्ज क्या है। सो चार्ज क्या होता है, बेसिक बात समझिए। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे चार्ज को समझना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, सो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, है ना, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एज वेल एज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। सो क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट? अभी हम आपको इलेक्ट्रिक को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। मैग्नेटिक आपका जो नेक्स्ट फर्दर जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम लोग और बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए यहां पे समझिए क्या है ना। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, है ना। ओके, so charge is the property associated with matter due to which it produces electric and magnetic effect। दो तीन बात ध्यान रखिए। सबसे पहला, चार्ज एट रेस्ट produces only electric field। charge in uniform motion, charge in uniform motion, charge in uniform motion produces magnetic field। ओके, accelerating charge particle, accelerating charge particle, accelerating charge particle produces electric field plus magnetic field plus electromagnetic wave, ठीक है। तो तीन बात ध्यान में रखिए। सबसे पहला बात, जो चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में है तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिटेल में उसको, है ना। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, ठीक है। अगर वो चार्ज मोशन में आ जाए, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वो चार्ज है इसीलिए वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो चार्ज क्योंकि मोशन में आ गया तो एक और अनदर काइंड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और वही अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्योंकि चार्ज इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो एक न्यू काइंड ऑफ थिंग प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपका भी सिलेबस से बहुत बियॉन्ड है। हम लोग उसका 12th क्लास में जब आएंगे तो स्पेसिफिक चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है एज वेल एज एक्सपीरियंस करता है। सो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा? दोनों बात को लोग समझते हैं। अगर एक बॉडी चार्ज है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाइएगा तो वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अगर वो बॉडी चार्ज होगा तो अगर उस चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखिएगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाइएगा तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो एक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है। अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब वो चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। सो पहला जो बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है, सो चार्ज होता क्या है? चार्ज बेसिकली, है ना, प्रॉपर्टी है मैटर का, है ना,
जो जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण ही हो रहा है। और जब उसमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, चलिए चार्ज को अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करना चाहे तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर में चार्जेज हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, सो वी आर मेड अप ऑफ एटम। उस एटम के अंदर बेसिकली तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है बाबू? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सो हम एक मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो चार्ज है, जैसे हम लोग एक बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी का है ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ है ना ह्यूमन बींग, हम सिंपल बात करें ह्यूमन बींग है, किसी भी एनिमल या प्लांट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? अगर बायोलॉजिक सेंस में बोलेंगे तो हम लोग सेल बोलेंगे, और अगर हम लोग केमिस्ट्री के सेंस में बोल रहे हैं तो हम लोग एटम बोल रहे हैं। तो अगर हम ऐसा बात करना चाहें कि चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज है, तो चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिससे वो कंस्टिट्यूट हुआ होगा, जिससे बना होगा, वो क्या है? तो वो चीज जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बहुत बार डॉट होता है कि क्या सर प्रोटॉन आंसर नहीं हो सकता? देखिए जनरली इसका आंसर इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा एक्यूरेट है ना। प्रोटॉन थोड़ा ना बोलना ठीक रहेगा। क्यों नहीं बोलना ठीक रहेगा? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है इट्स लाइज विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। यहां इसको डिस्टर्ब करना, इसको बाहर में निकालना ये संभव नहीं है। प्रोटॉन की संख्या को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप जिसके संख्या को डिस्टर्ब कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या, बात समझिए ना, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद बाकी चीज में मारा है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब यह है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर जो है बराबर है, दैट्स व्हाई दिस सोडियम एटम इज न्यूट्रल। दिस सोडियम एटम इज न्यूट्रल। अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़े और घटे तो इनके ऊपर चार्ज राइज होगा, और वो दो टाइप का चार्ज हो सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा, कभी भी प्रोटॉन का जो नंबर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको बढ़ा या घटा सकते हैं, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज अपीयर हो रहा है दैट इज बेसिकली ड्यू टू है ना ट्रांसफर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप आइदर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं तो किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसी को दे दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, और इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नेगेटिव चार्ज, अगर नेट नेगेटिव चार्ज का हम बात करें तो नेट नेगेटिव चार्ज जो आता है वो किसके कारण आता है बाबू? है ना, ड्यू टू गेन, अच्छा हम लोग नेगेटिव चार्ज बात कर रहे हैं ना, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर क्या आ जाएगा? है ना, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वो डोमिनेट कर जाएगा, और प्रोटॉन जब डोमिनेट करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? है ना, सॉरी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं, बात समझिए। सो हमारे पास दो टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। चार्ज ऑलरेडी होता क्या, हम लोग ये बात कर चुके हैं। सो चार्ज, नेट चार्ज जो होता है वो किसके कारण? ऑलरेडी हमारे बॉडी में चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमारे ऑलरेडी बॉडी में चार्ज है, किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के फॉर्म में। बट नेट चार्ज का अगर हम बात करें तो नेट चार्ज हमारे बॉडी के ऊपर क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में, उतने ही नंबर ऑफ हमारे बॉडी में क्या है? प्रोटॉन है। और जिसके कारण है ना जो नेट चार्ज हमारे बॉडी पे है वो क्या है बाबू? जीरो है। हमारे बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के नंबर को है ना डिस्टर्ब करते हैं, आइदर हम उनको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, आइदर लॉस करते हैं या गेन करते हैं, तो हमारे बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा है ना दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको, उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल याद रखिए है ना, कोई अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब बेसिक बात समझना।
जो फंडामेंटल यूनिट जिससे बना हुआ चार्ज वो आपको क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा तो आप इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखिएगा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम क्या है, ये SI यूनिट ऑफ चार्ज है ना, ये यूनिट SI यूनिट ऑफ क्या है आपका, चार्ज है। ओके चलिए, सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या एक वन प्रोटॉन पे भी हम लोग बोलेंगे तो सेम चार्ज होता है, केवल दोनों का नेचर अपोजिट है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये दो बात को आपको ध्यान में रखना है। चार्ज को जनरली कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये SI यूनिट कूलम होता है। कुछ और फर्दर यूनिट आपको अब देखने को मिलेगा ना, माइक्रो कूलम मतलब 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम होता है। मिली में हो गया 1 इंटू 10⁻3 कूलम। और ESU जो है ये आपका CGS यूनिट है, ये आपका क्या है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। अब इतना बात ध्यान में रखिए, है ना। चलिए, सो हम लोग बेसिक क्या बात किए, चार्ज दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज हमारे बॉडी पे कैसे डेवलप होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज हमारे बॉडी पे आइदर, हाँ अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का बात करें तो कैसे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या बराबर होते हैं तो उस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस तरीके से और हम लोग बात यहां पर बोल सकते हैं ना, एक सेकेंड, एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्रोटॉन का संख्या ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये दो बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये नंबर कैसे डिस्टर्ब होंगे, जनरली देखिए कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो उनको, उनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों इक्वल हैं, बट ये नंबर कैसे डिस्टर्ब होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आइदर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। प्रोटॉन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। प्रोटॉन का ना कोई बॉडी लॉस कर सकता है ना कोई बॉडी गेन कर सकता है। प्रोटॉन का संख्या फिक्स है, जो भी चेंजेस होंगे किस में होंगे, इलेक्ट्रॉन में। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप हो रहा है उसके लिए कंप्लीटली कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके लिए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो है ना, जिसके कारण किसी बॉडी पे नेट चार्ज अपीयर हो रहा है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे जनरली प्रोटॉन भी बोलेगा तो गलत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग चार्ज का बात करें बाबू, तो ऑलरेडी अभी आपको बताएं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। प्लस माइनस आपको नहीं देखना, इट इज जस्ट नेचर, है ना, ये नेचर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड आप कंपेयर कीजिए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बराबर है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, ये सबसे छोटा चार्ज है। कितना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। कुछ चीज है जो आपको अभी तुरंत हम लोग बताएं कि इट इज डिनोटेड बाय Q, ए स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट कूलम होता है, डिनोट करता है C से। ठीक है, कुछ स्मॉलर यूनिट है ना, जैसे माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻3 कूलम। ESU जो है ये आपका CGS यूनिट ऑफ चार्ज है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। जैसे SI यूनिट होता है उसी तरह ना, जैसे मीटर आपका क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ लेंथ हो गया, सेंटीमीटर क्या हो गया, CGS यूनिट हो गया। उसी तरह CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इसको बोलते हैं ESU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पे मेंशन किए हैं वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हम सिंपल हम लोग एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए सोडियम और हमारे पास क्लोरीन है। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर इसका 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अगर इसका कन्फिगरेशन हम लोग देखें तो 281 लिखेंगे और इसका कन्फिगरेशन देखें तो 287 लिखेंगे। देखिए आपको ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री का आइडिया होगा कि अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल होते हैं। तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, है ना। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। सो सोडियम प्लस चार्ज हो गया और
क्लोरीन क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। सो आप क्या देख रहे हैं यहां पे, आप चार्ज को, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना। सो चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो इसी ये पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज को आसानी से हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है और एक बॉडी पे 10 कूलम चार्ज है, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया अगर बराबर है और दोनों को कांटेक्ट में लाइएगा तो है ना, चार्ज एक बॉडी से क्या होगा, दूसरे बॉडी पे, सॉरी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा। किधर, जहां पे ज्यादा चार्ज का कंसंट्रेशन है, टू द लोअर चार्ज कंसंट्रेशन बॉडी, ठीक है। दूसरा जो है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या है ना, चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, कंजर्व का मतलब क्या होता है, इसको ढंग से समझिएगा। बहुत बार आपको 10th के एग्जाम में है ना ऐसा बोलेगा ना, एक्सप्लेन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए आप तो एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना ही हम लोग चार्ज को बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल हम लोग के पास जो ऑप्शन है वो केवल ये है कि हम लोग चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो चार्ज तो केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मेरा पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का, कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सो चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है समझिए। आपके घर में आपके फादर 100 रुपीज अर्न किए, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर आपको हम आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्व का इसका मतलब क्या होता है। आपके घर में आपकी मदर है, आपके ब्रदर है और आपके सिस्टर है ना। मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर है ना, फादर है, मदर है, ब्रदर और सिस्टर है। जो अर्न करने वाले जो मेंबर है, मान लीजिए फादर है, तो मदर के पास अभी 0 है, ब्रदर के पास भी 0, सिस्टर के पास भी 0 है, ठीक है। चलिए अब ये 100 रुपीज, इसके बाद जब फादर काम करके आए है ना, तो समझते हैं जैसा होता है घर में है ना, कि मम्मी धमकाएगी है ना, पापा 50 रुपया किसको दे दिए, मम्मी को। अब पापा के पास कितना बचा, 50, उसमें भी 50 में 10 रुपया भाई को मिल गया, 10 रुपया बहन को मिल गया, तो पापा के पास जो बचा वो कितना बचा, 30 रुपीज बचा। लेकिन आप एक चीज गौर करिए, पूरे फैमिली को अगर हम सिस्टम माने तो पूरे फैमिली में जितना पहले था पैसा अभी भी उतना ही है। पहले भी टोटल अमाउंट 100 रुपीज था और अभी भी टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा है पूरे फैमिली में क्या है, कंजर्व है ना, पैसा कहीं नहीं गया। इनिशियली जितना अमाउंट ऑफ मनी घर में था, बाद में भी उतना ही अमाउंट है। केवल डिफरेंस ये है कि अभी पैसे स्टार्टिंग में, इनिशियल में केवल फादर के पास थे और बाद में पैसा बाकी मेंबर के पास भी क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। सो चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब है बाबू है ना, कि आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बट द टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल रिमेन सेम, है ना। इसका मतलब आप सिंपल समझो, ऐसा हम समझा रहा आपको फिर से। सोडियम था और क्लोरीन था। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन का संख्या देखें, एक प्रोटॉन है बाबू है ना, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या देखें तो 28 एंड 28 है इनिशियली। बाद में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन टोटल चार्ज पूरे सिस्टम में देखोगे तो अभी भी कितना है, 28 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जितना इनिशियली में चार्ज था पूरे सिस्टम पे, और यहाँ पे सिस्टम कौन है, सोडियम एंड क्लोरीन, है ना। तो इनिशियली में जितना चार्ज था सिस्टम पे, बाद में भी उतना ही चार्ज है। इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझो बात को ना, एक बॉडी पे है ना +5 कूलम चार्ज है और दूसरे बॉडी पे आप ऐसा ले लो +10 कूलम ले लेते हैं, 11 कूलम ले लेते हैं, ठीक ना, 11, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, ठीक है। एक +5 कूलम का, एक 11 कूलम का, तो टोटल चार्ज जो है कितना, 16 कूलम। अब जब दोनों को टच करेंगे है ना, तो यहां से चार्ज इस बॉडी पे ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों पे चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो गया, 8 कूलम, और इस पे भी फाइनल चार्ज कितना हो गया, 8 कूलम। बट अभी भी सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, 16 कूलम। तो इसका मतलब यह है कि जितना इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज पूरे सिस्टम पे था, फाइनली भी उतना ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। जो तीसरा प्रॉपर्टी है ना, कि लाइक चार्ज इज रिपेल, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना।
और जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो कि कॉमन फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको ये हर साल लगभग सीबीएसई पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं और ये आपको न्यूमेरिकल भी बनाने में हेल्प करने वाला है, तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। क्वांटाइजेशन, क्वांटा मीन्स होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। और पैकेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इट शुड ऑलवेज इन इंटीजर। ये हमेशा किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। जैसे है ना, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो इधर वो एक पैकेट हो सकता है, नहीं तो दो पैकेट हो सकता है, नहीं तो तीन पैकेट हो सकते हैं, नहीं तो चार, नहीं तो पांच, नहीं तो छह। कभी भी 1.5 पैकेट नहीं हो सकता है। उसके हम सामान का, उसके अंदर में जो कंटेंट है उसका बात नहीं कर रहे, हम पैकेट का बात कर रहे हैं। पैकेट इधर एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन। कभी भी 1.5 1.5 पैकेट नहीं हो सकता, 1.6 पैकेट नहीं हो सकता। ठीक है, इट विल बी आइदर 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में आ सकता है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, total charge on a body is an integral multiple of charge on one electron, तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। अब ध्यान सुनो, जैसे एक बात समझिए, अगर एक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम पॉजिटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो चार्ज हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो इंटू 3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो इंटू 4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो इंटू 5 हो जाएगा। मतलब इस बॉडी पे जो भी चार्ज डेवलप होगा, टोटल चार्ज, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। तो वही हम लोग यहां पे लिखे बाबू, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई माइनस। मतलब यहां पे कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, और इनटू ई माइनस क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आगे में प्लस और माइनस लगा हुआ है, प्लस इस बात को डिनोट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, माइनस किस बात को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज हम लोग उतना ही डेवलप होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये सिंपल सा है, फिर से मैं एक बार समझा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा फंडामेंटल बात बोलता है, ध्यान सुनो, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ध्यान सुनिए, आप कभी भी जो सबसे छोटा यूनिट चार्ज का है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, तो आइदर आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करिएगा, या दो का, या तीन का, या चार का, या पांच का, या छह का, या सात का, या सो ऑन, वो संख्या में से इंटीजर होना चाहिए। अब ध्यान सुनिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो आपके ऊपर जो चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस कर दिए तो प्लस 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस कर दिए तो प्लस 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। दैट मीन्स अगर इस सबको ऐड करिएगा तो इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। मीन्स आपके बॉडी पे जो टोटल चार्ज आ रहा है ना, वो किसका कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आप जो भी आपके बॉडी पे चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रखना। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग 3 बात किए। चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिए ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए ना। पहला न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत हम लोग को पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो अभी हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई माइनस। सो हमको निकालने बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज हमको बनाना कितना है बाबू, 1 कूलम्ब, प्लस माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल हो गया, सो n इक्वल टू हो गया 1 बाई 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। अगर माइनस 19 हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 पर माइनस प्लस 19 है ना। अगर इसके डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक और यहाँ से जीरो लेकर आ जाइए, तो 100 बाई 16 इंटू 10 पर क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो लगभग आएगा 6.25 है ना, इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए, एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप करने के लिए उस बॉडी को 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आइदर लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। अगर उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, और उस बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे होंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप -1 कूलम ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, अगर -1 कूलम जब चार्ज तो इतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक यहां पे लगा दिया माइनस। माइनस का मतलब यह है कि वो बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। सो इफ ए बॉडी है ना, एक अगर बॉडी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -1 कूलम। और अगर वो बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा +1 कूलम। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बाबू, तो इसको ध्यान में रखना और एज ए रिजल्ट भी याद रखिए, है ना। 1 कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए हम लोग को, है ना, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो हम लोग का चैप्टर पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, सबसे पहले यहाँ पे गड़बड़ हम लोग जो जनरली यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, करंट। करंट वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है ना, ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। करंट किसी भी चीज को बोल सकते हैं, जैसे एयर का अगर फ्लो हो रहा है ना, वी कैन कॉल इट एज, है ना, एयर करंट, है ना। अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस इलेक्ट्रिक करंट ही 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट होता क्या, करंट थोड़ा ब्रॉडर पार्ट है, इसको समझिए बात को ना। सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सो करंट इज बेसिकली, है ना, अगर करंट हम बात करते हैं, पहले हम लोग करंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। करंट क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है, अगर वाटर का करंट, वाटर का फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट बोल सकते हैं, है ना। अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो एयर करंट बोल सकते हैं। उसी तरह अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे ना। सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन कंडक्टर, है ना, ऑफ ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। एक एग्जांपल के लिए मान लो टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर गए। टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गए, क्यू कूलम। सो अगर टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर गए तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेंगे, क्यू बाई टी। और जितना 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेंगे इसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यही लिखा गया बाबू, क्यू बाई टी, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, है ना। सो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन
टाइम। अब ध्यान सुनना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो कूलम पर सेकंड जो हो गया एसआई यूनिट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो कूलम पर सेकंड और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू एम्पियर, है ना, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। सो एसआई यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, एम्पियर या कूलम पर सेकंड। दोनों आप ध्यान रखिएगा, आसान आपके लिए होगा। जैसे आपको यहां पे बोल देगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान सुनना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor of given cross sectional area in 1 second, then it is said to be 1 ampere of current is flowing in the conductor। फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान समझना। अगर किसी कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अगर किसी भी कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने टाइम में, 1 सेकंड में कितना करंट चार्ज फ्लो हो जा रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है करंट कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ध्यान में रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान में रखना है, डिफिनेशन याद रखना है आपको, करंट का क्या होता है, फार्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसका यूनिट कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं या एम्पियर बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और बात जो ध्यान रखना है, डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इतना बात ध्यान में रखिए। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया गया है, कन्वेंशनल में जो लंबे दौर से हम लोग लेते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो बोला गया, पहला बात है बोला गया नेगेटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन जो होगा, मान लीजिए इधर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। मींस जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ध्यान दीजिए फिर से, है ना, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग अज्यूम करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग मानेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हमारे पास 2 टाइप का बेसिकली करंट होता है। ऐसे आपको 10th में बहुत ज्यादा इसका जरूरत नहीं है, फिर भी समझिए। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, वैसे करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टाइम के साथ वैरी नहीं करता हो, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, है ना, डायरेक्ट करंट, डीसी, है ना, शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं डीसी। डीसी का सोर्स क्या है ना, हमारे घर में सेल या बैटरी है ना, सेल या बैटरी जो है सोर्स ऑफ क्या है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट करंट कहां से मिलेगा, सेल या बैटरी से। सो डायरेक्ट करंट वैसे करंट को बोलते हैं, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टाइम के साथ वैरी ना करता हो, है ना। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोला जाता है, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टाइम के साथ दोनों क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। सो वैसा करंट, है ना। तो ध्यान सुनना, अल्टरनेटिव करंट को किसको बोलेंगे, है ना, द करंट इन विच, है ना, या द करंट इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वैरीज विथ टाइम एंड इस डायरेक्शन चेंजेस अल्टरनेटली। अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो इसको क्या मानिएगा, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव मानिएगा तो फिर नीचे वाला का क्या मानिएगा, नेगेटिव। सो वैसे करंट जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ दोनों क्या करता है, वैरी करता है, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टाइम के साथ वैरी नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डायरेक्ट करंट। एक बात और ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, है ना। तो आप याद रखिएगा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग, हमारे घर में जो करंट आता है कौन सा करंट होता है बाबू, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, है ना। और इसका जो रेटिंग होता है हमारे घर में जनरली, है ना, 220 वोल्ट होता है। तो आप याद रखिएगा 220 वोल्ट हमारे घर में आता है, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है 0, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 हर्ट्ज, जिसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। अब इसका सोर्स जो आप अगर देखना चाहते हैं, है ना, तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो एसी है ना, या एसी जनरेटर जो होंगे, है ना, एसी जनरेटर जो होंगे ये किसका सोर्स होंगे, अल्टरनेटिंग
करंट का। चलिए नेक्स्ट हम लोग का दो न्यूमेरिकल है ना, एक एक करके समझते हैं ना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे रहा है ना, इफ अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर पर सेकेंड फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर। तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। सो क्यू बराबर हो गया बाबू आई इंटू टी। आपको करंट कितना दिया 3.2 एम्पियर और टाइम कितना दिया 1 सेकेंड, तो आपके पास चार्ज कितना हो गया 3.2 कूलम। और क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई माइनस होता है। टोटल चार्ज आपके ऊपर पास कितना है 3.2 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो एन इक्वल टू हो गया 3.2 बाई 1.6 इंटू, ऊपर में जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट गया तो 2 इंटू 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना तो उस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 2 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, सो दो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, इस पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक। देखिए इसको कैसे बनाना है। सो क्वेश्चन है इफ 25 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन 5 सेकंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आई इक्वल टू क्या होता है बाबू, है ना, क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज आपको कितना दिया 25 कूलम और आपको टाइम कितना दे दिया 5 सेकेंड। सो करंट विल बी 5 एम्पियर। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ लाइट बल्ब यूजेस 0.5 एम्पियर। सो आपको करंट का वैल्यू कितना दे दिया 0.50 एम्पियर, है ना। हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू इन 5 सेकंड, तो टाइम का वैल्यू आपको कितना दे दिया 5 सेकंड और आपसे चार्ज पूछा जा रहा है। तो आई इक्वल टू क्या है क्यू बाई टी। सो क्यू इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू टी। करंट का आपको वैल्यू कितना दिया था 0.50 और आपको टाइम दे दिया 5 सेकेंड। सो अगर इसको सोल्व करिएगा तो 2.5 कूलम आपका चार्ज हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, कि क्या पढ़ना आगे। नेक्स्ट जो फर्दर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 में। ओके, थैंक यू।